मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से टॉपिक दोबारा से शुरू करेंगे अपना, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने एन्युटी की बात की थी कि एन्युटी में अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है या प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू भी या तो एन्युटी रेगुलर होगी या एन्युटी इमीडिएट होगी। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो एन्युटी रेगुलर होगी या एन्युटी इमीडिएट होगी। बेटा यही सब बताया था। इन सब के ऊपर अब काम कर लिया था हमने। कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर बेस्ड। बेटा हुए कि नहीं हुए? आओ चेक करते हैं फटाफट से, फिर कुछ नया शुरू करेंगे आज का। देखिए जरा बताना बेटा कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, बताना बेटा एक बार जी। 95, 97, अरे बोलो, 102, 103, 107 और 113। बेटा ये क्वेश्चंस थे होमवर्क में, ट्राई किए कि नहीं किए? बेटा ट्राई किए हैं। चलो आओ फटाफट से चेक करिए मेरे साथ साथ। 95, 97 ये तो शायद क्लास में ही कराकर भेजे थे मैंने। चलो 95, 97 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 102। ये क्वेश्चन ही गलत है। नंबर ऑफ इयर्स रुपीज में आ रहा है। बेटा 102 हो गया कि नहीं हुआ? होगा भी नहीं, काट दो उसको। वो क्वेश्चन गलत है, ऑप्शंस कहीं और से आ गए, क्वेश्चन कोई और है। 103 पर आइए बेटा। 103 हो गया। चलिए 107 में कुछ पूछना है क्या? 103 के बाद 107 और 113। 113 बेटा बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है वैसे तो, सुनिए। डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ 50,000 पर मंथ। ये परपेचुअल क्या होता है? इनफाइनाइट ईयर्स तक। ठीक, मैं कह रहा हूं मुझे 50,000 की इनकम चाहिए इनफाइनाइट ईयर्स तक। इसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी ये निकाल के बताना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। बताओ बेटा क्या कर सकते हैं? ये बताकर आया हूं मैं पार्टनरशिप में कॉन्सेप्ट, कैपिटलाइजेशन मेथड। याद आया कुछ? क्या था वहां पर? कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने कहा भाई मुझे 50-50 हजार की इनकम चाहिए 12% के हिसाब से परपेचुअल तक, यानी इनफाइनाइट ईयर्स तक चाहिए। बताओ इन सारी इनकम्स की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? बेटा अब तो बता दो, क्या करोगे बताओ फटाफट से। 50,000 डिवाइड बाय 12%, कितना हुआ जरा बताओ एक बार। बोलो कितना हुआ बेटा एक बार। 4166। अरे बोलो, तो कुछ और ही आंसर आ रहा है। इसको 10% कर लीजिए क्वेश्चन में, मेक इट 10%। बेटा कितना हो जाएगा अब? 5 लाख। बस कैलकुलेशन की वजह से कराया मैंने। 12% का 10% कर लीजिए। देखो ना
5 लाख रुपए मेरे पास आज हैं, तो साल दर साल 50,000 रुपए इनफाइनाइट ईयर्स तक मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? चलिए बस सिंपल सी बात। अब क्या हो गया? अच्छा गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया। वो 50,000 रुपए महीना है, 50,000 रुपए महीना है, माय मिस्टेक। 50,000 रुपए महीना, तो 12 महीने की इनकम कितनी हो गई? 6 लाख। यही हुआ ना? और क्या रेट है? 12%। अब बताओ कितना आएगा? हाँ जी, अब आएगा 50 लाख। वो मेरी गलती है, ये 50,000 पर मंथ है, पर एनम नहीं है, ये पर मंथ है। 6 लाख सालाना चाहिए या नहीं आपको? 12% के हिसाब से तो कुल मिलाकर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस। बढ़िया क्वेश्चंस हैं, लिख लो उसके ऊपर। इंपॉर्टेंट ये एफएम पेपर है सीए इंटरमीडिएट में, वहां पर भी बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं डिसीजन मेकिंग के, बस उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस यहां पर है, इंट्रोडक्शन है। पढ़िए मेरे साथ साथ। अ मशीन कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज 50,000। मशीन कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज 50,000। मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर for next 5 years. Assume borrowing cost 10%. Determine whether machinery should be purchased or not. मशीनरी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए? बेटा बोल देना ऑफिस में। सुनो एक बार, सुनिए एक बार क्या कह रहा है यहां पर। आज मशीन खरीदी मैंने, कितने की खरीदी बेटा? 50,000। इससे फायदा होगा नेक्स्ट 5 इयर्स तक। बेटा कितने कितने का फायदा होगा? 3, 4, 5, हर साल 12,000 का फायदा होता जाएगा। बस रुक जाओ यहीं पर, माइक चेंज करो, चार्जिंग कर लो, दूसरा ले आओ। रुक जाओ बस यहीं पर। मैंने एक मशीन खरीदी 50,000 की, इस मशीन को यूज करके सामान बनाऊंगा, बेचूंगा, हर साल 12,000 का मुनाफा हो जाया करेगा। मेरा सवाल सुनो, मशीनरी खरीदें या ना खरीदें? इससे सिंपल सवाल हो नहीं सकता। मशीनरी खरीदें या ना खरीदें? क्यों खरीदें? क्यों? देखो ना, कॉस्ट कितनी आ रही है? 50,000, और बेनिफिट कितने के मिल रहे हैं? 60,000। यस, डेफिनेटली द मशीनरी शुड बी परचेज्ड। मशीनरी खरीद लेनी चाहिए। चार्ज में लाना इसको। मशीनरी खरीद लेनी चाहिए, बिकॉज ये भी नहीं चल रहा। मशीनरी खरीद लेनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिकॉज इट वुड रिजल्ट इन नेट गेन ऑफ 10,000। हाँ कि ना? 10,000 का गेन हुआ, 10,000 का गेन हुआ यहां पर, तो इसलिए मशीनरी खरीद लेनी चाहिए। लेकिन अब वो बोल रहा है कि मेरी एक बोरोइंग कॉस्ट भी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अब सुनो, डिसीजन मेकिंग पर फर्क क्यों पड़ेगा? दिस 50,000 नाउ कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद 60,000। बताओ क्यों? 12,000 तो आज खर्च किए, और सॉरी 50,000 तो आज खर्च किए,
50,000 तो आज खर्च किए, 12,000 5 साल की सेविंग है ये। क्या इस 50,000 को इस 60,000 से कंपेयर कर सकते हो? आंसर इज नो। ये जो खर्चा 50,000 हुआ है, ये इसमें से माइनस करना गलत हो जाएगा। एक बात समझो आप, 100 kg माइनस 50 ग्राम, क्या मैं 1000 kg माइनस 50 ग्राम, क्या मैं 950 लिख दूं क्या? क्यों क्यों ना लिखूं, ये बताओ पहले। ये 1000 की यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ और है और इस 50 की यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ और है। क्या ये बात समझ में आती है? तो नहीं होते सर माइनस। या तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करो, हाँ बोलो, या इसे केजी में करो। बेटा बोलो ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, तभी तो तुलना कर पाओगे दो चीजों की। वापिस आओ लौट कर, आपने ये तुलना कर दी, सर खर्चा तो 50,000, मुनाफा 60,000, स्टार्टिंग लाना उसको, खर्चा 50,000, मुनाफा 60,000, नहीं कर सकते कंपेयर। मुझे बताओ कंपेयर क्यों ना कर पाएंगे? क्यों ना कर पाएंगे? ये तो आज की वैल्यू है और ये वैल्यू आने वाले 5 साल की है। अब मैंने सब कुछ हिंट दे दिया आपको, तो मुझे बताओ अब क्या करूं मैं डिसीजन मेकिंग के लिए? क्या करूं, क्या करें? ये तो गड़बड़ है सब, ये तो नहीं कर पाएंगे। बताओ क्या करें? एक काम करें, इन सारी के सारे बेनिफिट्स जो अगले 5 साल में होने वाले हैं, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। निकालनी आती है? हाँ बोलो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बोलो बेटा कौन सी एन्युटी है ये? रेगुलर एन्युटी। अब ये सारे बेनिफिट्स की आज की वैल्यू आ गई, आज का ही खर्चा आ गया। नाउ दीज टू आर कंपेरेबल। हाँ बोलो। ये केजी में था, ये ग्राम में था, मैंने इसे भी केजी में आज की वैल्यू निकाल ली, सारे बेनिफिट्स की आज की वैल्यू निकाल ली। नाउ दीज टू आर कंपेरेबल। बेटा बोलो हाँ। अब तो कुछ बचा ही नहीं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है। बताओ क्या फॉर्मूला था? भूल गया मैं तो बिल्कुल ही भूल गया फॉर्मूला। याद कराओ। प्रेजेंट वैल्यू A1 माइनस 1 प्लस आई की पावर, ये है कि नहीं है? वैल्यूज जलवाओ। 12,000 1 माइनस 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.1 की पावर कितनी है साल? -5 डिवाइड बाय 0.1। ये सीधा कैलकुलेटर से आता है, करना करके दो, सिखाया था पिछली बार। सीधा कैलकुलेटर से करके आंसर दो। 1.1 की पावर 5 निकालना, डिवाइड इक्वल टू करना, -1 करना, डिवाइड बाय 0.1 करना और मल्टीप्लाई कर देना 12,000 से। कितना? 45 पॉइंट। अब बताओ मुझे, अब डिसीजन क्या देना चाहोगे? कॉस्ट कितनी आई थी इसकी? वेदर मशीनरी शुड बी परचेज्ड और शुड नॉट बी परचेज्ड? शुड नॉट बी परचेज्ड। भाई देखो ना, आज 50,000 रुपए फूक दिए मशीन में आपने, और इससे जो बेनिफिट मिलेगा उनकी आज की वैल्यू तो सिर्फ कितनी है? 45,000। तो मशीनरी खरीद कर नेट आपको घाटा हो रहा है। नेट आपको घाटा हो रहा है 5,000 का। शुड नॉट बी परचेज्ड। बेटा क्लियर है? लिख लो फटाफट से इसे। अब पहले क्या करेंगे आप?
आप निकाल लोगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 114 में। ऐसे प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स, ये फॉर्मूला A1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन आई। ए था इसमें 12,000, मैं दोबारा ही कर रहा हूं उसको, 1 माइनस 1.1 की पावर माइनस 5 अपॉन 0.1। कितना बताया आपने ये? 489। ये तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है ये? 50,000। कंक्लूजन बताइए क्या दोगे अपना? कंक्लूजन, डिसीजन क्या रहेगा? सिंस cost of machine is higher than benefits, present value of benefits, this implies machine should not be purchased। मशीन नहीं खरीदनी चाहिए भाई, कोई फायदा नहीं है। ये लिख के दिखाया है, सब करना नहीं है आपको एग्जाम में। ये तो इसलिए लिखवा दिया कि जब रिवाइज करोगे आप तो प्रॉब्लम ना आए आपको, जब रिवीजन करोगे तो प्रॉब्लम ना आए। जब रिवीजन करिएगा तो प्रॉब्लम ना आए। 114 तीनों क्वेश्चंस का ऐसे ही मायने निकालेंगे और उसके बाद काम करेंगे अभी 115 इसके बाद 115। क्वेश्चन नंबर 115 देख रहे हैं, इसके बाद 114 के बाद क्वेश्चन नंबर 115। पढ़िए जरा अपने आप एक बार और मतलब निकालिए क्या करना होगा। मैं तो पढ़ा ही दूंगा। वन 117 तीनों ही करेंगे अभी। मैं आ रहा हूं पीछे पीछे 2 मिनट बाद। करिए जरा, पढ़कर प्रयास करिए, एक बार पढ़िए और प्रयास करिए। जी चेक करें, चेक करिए बेटा। नेक्स्ट 115 क्या बोल रहा है मेरे को वो? अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल फॉर परचेजिंग अ मशीन आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4,000। बेटा ऑप्शन 1 तो ये है मेरे पास, 4,000 दो आज के आज और मशीन ले आओ, या लीजिंग इट फॉर 4 years। या एक काम करो, इस मशीनरी को 4 साल के लिए लीज पर, किराए पर ले आओ। पेमेंट कितना करना पड़ेगा आपको? 1250 रुपए का। विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रेफरेबल? यहीं रुक जाओ,
नहीं रुक जाओ, आगे नहीं पढ़ना अभी। बताओ बेटा, एक लेमन लैंग्वेज में बताओ कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन ज्यादा बेहतर रहेगा, परचेजिंग का या ऑप्शन 2 किराए पर लेने का, लीजिंग का। क्यों भाई परचेज क्यों? देखो ना, यहां 4,000 देने पड़ रहे हैं, यहां कितने देने पड़ रहे हैं? यहां देने पड़ रहे हैं 5,000। अनडाउटेडली दिस ऑप्शन इज प्रेफरेबल। एक लेमैन तो यही बोलेगा भाई 4,000 नकद जा रहे हैं, इसमें 5,000 नकद जा रहे हैं, तो खरीद ही लेते हैं, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अब आप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने आप को सीए मानो जरा, फीलिंग आ रही है अच्छी अच्छी? अब बताओ मुझे दिमाग में संशय क्या है आपके? सर पहली बात तो ये 4,000 पूरे आज दे रहे हैं हम, इसको बैंक में रखते तो ब्याज भी तो मिलता। यहां तो हमें 4 साल में पेमेंट करना पड़ रहा है, किश्तों में करना पड़ रहा है, धीरे धीरे करना पड़ रहा है, तो ब्याज बैंक से मिल भी रहा है। सर ऐसा कहना गलत होगा? देखो वैसे भी परचेज प्राइस 4,000, लीज वाला ऑप्शन 5,000, 1,000 का नेट डिफरेंस, क्या ये इस प्रकार से माइनस करके डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? ये केजी में है, ये ग्राम में है, ये तो आज की वैल्यू है, बोलो हाँ, और ये अगले 4 साल बाद की वैल्यू है। तो दीज टू फिगर्स आर नॉट कंपेरेबल। ये कंपेयर कर ही नहीं सकते भाई, कैसे कर लोगे? ये आज की वैल्यू है, ये वैल्यू 5,000 आने वाले 3-4 साल की वैल्यू है। द टू फिगर्स, द टू वैल्यूज आर नॉट कंपेरेबल। तो भाई पहले कंपेरेबल बनाओ, केजी को ग्राम में करो या ग्राम को केजी में करो, बताओ क्या कर पाओगे? बोलो बेटा क्या कर पाओगे? इन सब का कोई मायने नहीं है, बताओ क्या कर पाओगे? अब इसकी आज की वैल्यू पता है हमें? क्या आप इन सब पेमेंट्स की आज की वैल्यू निकाल पाओगे? बताओ जरा कितनी आएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग ऑप्शंस, लीज रेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट ए 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -1 अपॉन आई, ए 1250, 1 माइनस 1 पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 14 की पावर -4 अपॉन 0.14। सॉल्व करके कैलकुलेटर पर एक ही स्टेप में बताओ आंसर कितना आएगा? हाउ मच? 364 2.14। अब कुछ कहना चाहोगे क्या? क्या डिसीजन मेकिंग पर कोई फर्क पड़ रहा है आपकी? हाँ, खरीदोगे कितने में पड़ेगी ये? प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? कौन सा बेहतर ऑप्शन है बताओ? अरे लीज पर ले लो सर, लीज पर लोगे ना तो देखने में जरूर 5,000 लग रहे हैं, लेकिन उनकी इफेक्टिव वैल्यू जो है वो सिर्फ 3642 रुपए और 14 पैसे है। तो अनडाउटेडली दिस इज बेटर, दिस इज बेटर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट is less than purchase price, since this implies leasing is better option। लीज पर लेना, किराए पर लेना मशीन को ज्यादा बेहतर रहेगा एज कंपेयर टू परचेजिंग। परचेज करने में 4,000 आज देने पड़ रहे हैं, इसमें देने जरूर ज्यादा पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी इफेक्टिव वैल्यू कम आ रही है। प्रेजेंट वैल्यू इन सब रेंटल्स की कम आ रही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, खत्म ही करा रहा हूं। 116, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116, पढ़िए बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए फिर से। अ कंपनी में ऑब्टेन अ मशीन ईदर बाय लीजिंग इट फॉर 5 years। बेटा दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मशीन को लीज पर ले लें 5 साल के लिए, बाय मेकिंग अ फुल पेमेंट, सॉरी, एट एन एनुअल रेंट ऑफ 2000। हर साल कितना रेंट दीजिएगा, यानी 10,000 का पेमेंट कुल मिलाकर हुआ इस ऑप्शन में, या परचेजिंग द मशीन, एक और ऑप्शन है आपके पास, परचेज कर लीजिए। कितने में परचेज करेंगे? 8,100 रुपए में। अच्छा ये बताओ, लेमन लैंग्वेज में बताइए पहले, कौन सा बेहतर लग रहा है, लीजिंग या परचेज? सर परचेज बढ़िया है सर। सर देखो ना 8,100 का ही पेमेंट करना पड़ रहा है। सर किराए पर लोगे तो 5 साल के लिए 10,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। सर किस चक्कर में पड़ रहे हो, लीज पर मत लो, परचेज करो, काम खत्म। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, परचेज करूंगा तो सारा पेमेंट आज करना पड़ेगा, जबकि बैंक में रख दूंगा तो ब्याज भी तो मिलेगा 18% का, तो ये भी तो कंसिडर करना है मुझे। बताओ फिर क्या करें हम। और वैसे भी ये 8,100 कैन नॉट बी कंपेयर्ड, 8,100 कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद 10,000। बेटा समझ में आती है बात? ये वैल्यू 5 साल की है, ये आज की है। क्या करें जल्दी बोलो फटाफट से, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। करो फटाफट, करवा ही देता हूं, सेम ही क्वेश्चन है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट 2001 माइनस 1.18 की पावर -5 अपॉन 0.18। बेटा बताना कितना आ रहा है ये? 62। ओहो देखा बेटा, आंखें खुल गई मेरी तो, परचेज में ज्यादा बैठ रहा है। सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट इज लेस देन परचेज प्राइस, this implies leasing is better option। लीजिंग ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, लीजिंग इज अ बेटर ऑप्शन। सब कैलकुलेटर पर ही करना है ये तो सिर्फ लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको कि मैंने किस तरीके से काम किया। लास्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, पढ़ो बेटा। 117 पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, पढ़िए, चैप्टर खत्म है हमारा। क्या? हाँ हाँ मालूम है मुझे, वो क्वेश्चंस कराने हैं, डिस्कस करने बाकी हैं, चैप्टर वैसे खत्म है। करिए बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 117 जरा पढ़ो फटाफट। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 117, A wants to lease out the machine costing 5 लाख। बेटा मशीन की कॉस्ट 5 लाख है 10 साल के लिए। इट हैज अ फिक्स्ड रेंटल ऑफ 51272 per annum payable annually starting from the end of first year। बेटा कितना रेंट है इसका? 51272। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10% per annum on which money can be invested, to whom this agreement is favorable। जी सुनो बेटा क्या बोल रहा है ये। एक मशीनरी की कॉस्ट है 5 लाख रुपए, मैंने वो मशीन लीज पर दी 10 साल के लिए इतने रेंटल पर। अच्छा कुल मिला के मुझे कितना पैसा मिल जाएगा रेंट का जरा बताना। टोटल रेंट कितना मिल जाएगा 10 साल का? अरे बोलो 512,720। ये बताओ ये सौदा किसके लिए फायदेमंद है, लेसर या लेसी? लेसर कौन होता है? लेसर कौन होता है? जिसका एसेट आप यूज कर रहे हो, हु हैज गिवन द राइट टू यूज द एसेट। AS 19 पढ़ेंगे बाद में सी एंटर में जाकर। लेसी जिसको यूज करने का राइट दिया गया, सरल शब्दों में मकान मालिक। और ये कौन है? ये है किराएदार। बोलो बेटा अब ये बताओ ये सौदा किसके लिए फायदेमंद है, मेरे लिए, लेसर के लिए, या आपके लिए, लेसी के लिए? बताओ बेटा। बेटा यहां तो मुझे मेरा फायदा लग रहा है। देख रहे हो कैसे 5 लाख की खरीदी और कुल मिलाकर किराया कितना वसूल लूंगा आपसे? 5,12,720। बेटा नजर आ रहा है ये? 5 लाख की मशीन खरीदूंगा, किराए पर चढ़ा दूंगा उसे और 5,12,000 मिल जाएंगे। तो मुझे फिलहाल तो लग रहा है कि दिस ट्रांजैक्शन इज फेवरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है सब में? इसमें प्रॉब्लम यह है कि दिस अमाउंट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद 5 लाख। बोलो क्यों? ये आने वाले 4 साल का अमाउंट है, ये आज का अमाउंट है। तो बताओ क्या करोगे फिर? क्या करोगे जल्दी बोलो। इन सब रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे? निकलवाओ फटाफट से, फिर देखते हैं फायदा किसे हुआ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट्स कितनी आएगी? प्रेजेंट वैल्यू 51272 1 माइनस 1.1 की पावर -10 अपॉन 0.1। बेटा सीधा आंसर निकाल के बताओ उसका, सिखा रखा है। हाउ मच? 3,15,000। $315,044। अब बताओ अब क्या कहोगे?
जी बेटा, बेटा मैंने जो मशीन खरीदी 5 लाख की, उसका जो किराया मिलेगा उसकी आज की वैल्यू 3,15,044 है। अब बताओ किसको फायदा हुआ, मुझे या किराएदार को? किराएदार को। 5 लाख की एसेट यूज कर रहा है अगला और पेमेंट करना पड़ रहा है इतना, मेरा तो घाटा हो गया इसमें। मैंने आज 5 लाख खर्च किए और इन सारी रेंटल्स की आज की वैल्यू 3,15,000। तो एग्रीमेंट इज फेवरेबल। किसके लिए फेवरेबल है? फेवरेबल फॉर लेसी। रेंट कम देना पड़ रहा है उसे। खरीदता, वो अगर खरीदता तो 5 लाख की पड़ती उसे, लेकिन रेंट जो देना पड़ रहा है उन सब की वैल्यू आज की 3,15,000 है। तो अनडाउटेडली लेसी को फायदा हो गया। बेटा क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बोलो बेटा। बेटा ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर फिनिश हो गया डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ बातें मुझे पुरानी डिस्कस करनी पेंडिंग पड़ी हैं, वो देख लेते हैं फटाफट। कौन कौन सी थी? एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट और एक डिफरेंसेस। चलो पहले डिफरेंस देखते हैं फटाफट। 62 से 78 तक के क्वेश्चंस, जिसमें दिक्कत हो बताते जाइएगा। अच्छा एक शॉर्टकट बताया था इसमें डिफरेंस का, बोलो बेटा क्या था ये? भूल गया मैं तो, बोलो। ऑफ, ये आपका डिफरेंस अमाउंट आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा? अगर 2 ईयर का डिफरेंस दिया हुआ है तो रेट निकालना है, ऐसे निकाल पाएंगे। रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, 2 साल का डिफरेंस निकालना है तो निकल जाएगा। रेट भी दे दिया, 2 साल का डिफरेंस दे दिया, पी पूछ लिया, बेटा निकाल लोगे अब सब। लेकिन ये ही ध्यान रखने वाली बात है कि डिफरेंस कितने साल का दिया हो, 2 साल का। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कहा था मैंने 62 से 78। बेटा करके लाए हैं, बताओ फटाफट। 62 में पूछना है क्या? अरे पूछना है। अच्छा ये 3 साल वाली बात आ गई। ये अलग बताना पड़ेगा। चलो 1 मिनट रुक रहे हैं 62 में, इसके बाद आइए 63। कुछ और काम करना पड़ेगा 62 में, बताता हूं। 63, 64 पूछना है। 64 पूछना है बेटा। 64 में क्या हुआ? 64 में बोल रहे सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम फॉर 2 years इज 3600। बेटा यही लिखा हुआ है, देख के बताओ फटाफट। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 3600, यानी 1800 होगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम सम फॉर 2 years एट सेम रेट। ये बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? पहले साल का तो पता है मुझे, बोलो कितना? 1800 ही होगा। दूसरे साल का कितना होगा? 1800 प्लस 1800 पर 12%। ठीक है बेटा, ये ठीक, ये सेम रहेगा। अगले साल का इसका 1800 और इस पर 12% और भी कितना हुआ? कितना हुआ बेटा? ये 3816 आ रहा है। टोटल कितना? लो चलो, क्वेश्चन नंबर 64। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था। 64 के बाद 65 पूछना है। 65
65 चेक करिए। 65 में बोल रहा है बेटा मिस्टर एक्स इन्वेस्ट पी अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट 10%। सिंपल इंटरेस्ट बैठ रहा है पी रुपीज पर 10% और 2 साल के लिए। एंड वाई इन्वेस्ट क्यू रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यू रुपीज, अच्छा फॉर्मूला बताना पड़ेगा इसमें। एक काम करो, अब मैंने फॉर्मूला बताया नहीं अभी तक, फॉर्मूला लिखो पहले। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया नहीं अभी तक मैंने आपको, चैप्टर खत्म हो गया, वो रह गया था, उसके बिना बात बनेगी नहीं। अब सुनिए, ये बताइए बेटा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? बोलो बेटा, पीआरटी अपॉन। इसमें खास बात क्या थी? आर हैज टू बी इन और टी हैज टू बी इन ईयर्स। और यहीं पर निकालना है अगर अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो बेटा ऐसे आ जाता था। दूसरा लिखो अब कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना मुझे कैलकुलेटर पर सीधा आता है, लेकिन अब ए अमाउंट निकालने का सीधा फॉर्मूला है 1 प्लस आई की पावर एन। आपको सब मालूम है। अब आई मालूम है क्या होता है? बताया तो था, क्या था? आई का मतलब था आर अपॉन, और एन का मतलब क्या था? एम इंटू टी। तो चाहे इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या मंथली हो, सबके लिए यही फॉर्मूला लग जाएगा। बताना जरा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? अब ए माइनस पी, यहां पर ए निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास कि मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी पी कर देंगे, तो यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। थर्ड लिखिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद आ रहा है बेटा? सीधा कैलकुलेटर पे काम कर दिया करते थे, लेकिन लिख लो अब 1 प्लस आई की पावर m माइनस 1 इंटू 100। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सीधा फॉर्मूला है मेरे पास। ऑल्दो सारे ही क्वेश्चन में कर चुका हूं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेक भी करा दिए थे मैंने विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। जरा बताना बेटा एक बार, मुझे याद करके बताओ एक बार। 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज इक्वल टू -% इफेक्टिव। फटाफट निकाल के बताओ कितना आएगा आपके हिसाब से। क्या करोगे? 100 रुपए जमा किए तो 5% 2 बार जोड़ दो, कितना आया बेटा? ये आ गया था आपका कैलकुलेटर से विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। याद करो ये आया था कि नहीं आया था? और बताओ जरा एक और। ये था 12% कंपाउंडेड मंथली इज इक्वल टू -% इफेक्टिव। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, बताओ कितना आएगा? 12% कंपाउंडेड मंथली का मतलब 1-1% जोड़ते जाओ 12 बार, 12.68%। आओ
अब इस फॉर्मूले को जरा चेक करा देता हूं एक बार। इफेक्टिव रेट निकालना है 1 प्लस, बताओ आई कितना आएगा इसमें। अब इसमें आई कितना आएगा, आर 12 है, एम भी 12 है। अब तो बता दो 0.01 आएगा की पावर 12 माइनस 1 इंटू 100। बताना कितना आया ये, 1.01 की पावर 12 माइनस 1 बाय 100। बताओ बेटा कितना आ रहा है ये, 12। पहले ये बताओ ये कितना है, 1.1268 माइनस 1 इंटू 100, 0.1268 इंटू 100। बेटा सेम ही आंसर आ गया कि नहीं आया। अब फॉर्मूले से कर लो या सीधे कैलकुलेटर से कर लो। मैंने सीधा कैलकुलेटर से सिखा रखा है आपको। फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है या भूल भी जाते हो तो भी आप काम सीधा कर पाइएगा। कंप्लीट करो फटाफट से, नोट कर लो उसको, सिखा रखा है पहले। ये क्वेश्चंस का डिस्कशन बाकी रह गया, चलो हम इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, फिर जल्दीबाजी में होगा नहीं खत्म। डिफरेंसेस और कंपाउंड इंटरेस्ट विल फिनिश इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। थोड़ी सी डिस्कशन बस होमवर्क के क्वेश्चंस की बाकी रह गई, वो मुझे आपके साथ करनी है, ठीक है। चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।